बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पिछली क्लास थी, अगर आपको याद हो, हम लोग ने नॉवेल्टी को डिस्कस किया था। और नॉवेल्टी में हमने बताया था कि कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ नएपन को, किसी चीज़ के अंदर मौजूद नएपन की वजह से उसे फिलोसॉफिकल समझना शुरू कर देते हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक एरिया है। लेकिन फिर मैंने साथ में ये भी आपको बता दिया था कि कुछ ऐसे फ़लसफ़े हैं जो हज़रत ईसा से पहले से मौजूद हैं, जैसे अनार्किज़म वगैरह। और जो पोस्ट मॉडर्न फ़िलासफ़ीज़ हैं, जैसे फ़िलासफ़ी ऑफ डिफरेंस है, ये दोनों के अंदर नॉवेल्टी जो है फंडामेंटल कॉर्नर स्टोन है टू टू डिटरमिन द नेचर ऑफ फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन। और चाहे वो अनार्किज्म हो, चाहे वो फिलोसफी ऑफ डिफरेंस हो, दोनों जो है वो नॉवेल्टी को एक फंडामेंटल कंडीशन मानते हैं एक जेन्युइन फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन की। और फिर मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म भी एक एक तरह का फ़लसफ़ा है, जो कि 20वीं सदी का फ़लसफ़ा है, लेट 20th सेंचुरी का। और इसका जो फाउंडर है फ्रेडरिक वेलर जो है, वो अभी जिंदा है। और वो जो है उसका फिलॉसफी ऑफ साइंस पे और काम है। और वो दरअसल कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म के ज़रिए है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के बीच में एक ब्रिज डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और मॉडर्न थॉट का जो फंडामेंटल क्राइसिस है वो ये कि वो एक ख़ास किस्म का ऑर्डर डेवलप करता है सिस्टम्स ऑफ नॉलेज के अंदर। और वो सिस्टम्स ऑफ नॉलेज जो है वो अपनी अपनी जूरिसडिक्शन के अंदर अपने अपने एरिया का डिफेंस करते हैं। और इस डिफेंस को वो कहते हैं कि कंडीशन ऑफ नॉलेज है, चाहे वो साइंस हो, जैसे फिज़िक्स है तो फिज़िक्स का अपना एक डोमेन है, बायोलॉजी उसका अपना डोमेन है, केमिस्ट्री उसका अपना डोमेन है। और अपने अपने पैरामीटर्स हैं। तो अगर आपको केमिस्ट्री की नॉलेज के अंदर इंटीग्रेट करना होगा तो अंडर दी टर्म्स एंड कंडीशन of the structure of knowledge that has been acknowledged by the chemists, उसी टर्म्स एंड कंडीशन में उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसी तरह फिजिक्स, इसी तरह बायोलॉजी, इसी तरह केमिस्ट्री। तो ये जो कंपेटिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन अमंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म इसे चैलेंज करता है। और कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म ये कहता है कि ये बात बिल्कुल सच्ची है कि हकीकत इंसानी जहन से बाहर एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, मौजूद है। और उसको वैसा ही जानने की कोशिश करना साइंस का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता कि हम उसको वैसा ही जान सकें जैसा कि वो है। लिहाजा कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म एक साइड के ऊपर ये बताने की कोशिश करता है कि चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ साइंस हो, चाहे हार्ड साइंसेज हो या सोशल, वो एग्जैक्टली हकीकत को आपके सामने मुनकशिफ नहीं करती, बल्कि उसमें कोई कंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, और जो ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस होती हैं। और लेकिन मसला ये है कि ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस को एब्सोल्युटली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। पहली बात वो ये कहते हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म में और फिर जो स्ट्रक्चरलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस है, या स्ट्रक्चरलिस्ट अंडरस्टैंडिंग Progress. ऑफ ऑफ द सिस्टम्स ऑफ नॉलेज है, जिसे फूको ने किसी न किसी लेवल पर आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के अंदर डील किया। तो वो ये कंस्ट्रक्टिव रियलिस्ट या वेलनर का ये ख्याल है कि इस तरह फिर साइंस की और नॉलेज की ग्रोथ जो है वो नहीं होगी, सब अपने अपने सर्कल के अंदर घूमते रहेंगे। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि ग्रोथ और एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज और साइंस नहीं हो पाएगी। लिहाजा कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म ये कहता है कि आपने करना ये है कि जो कटिंग एज है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज की, उनके अंदर कंपैटिबिलिटी पैदा कर कर नई फॉर्म्स ऑफ नॉलेज जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए।
और उसके अंदर नॉवेल्टी एक फंडामेंटल कॉर्नरस्टोन होगा। तो जाहिर है कि ये एक मुश्किल बात है, और अगर इसमें लेक्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे मौजूद हैं या लोग मौजूद हैं जो अभी फलसफा नहीं पढ़े हुए, तो उनके लिए बात मुश्किल होगी, लेकिन ये रिकॉर्ड करने के लिए मैंने ये कह दिया। कभी अगर मौका लगा तो कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म पे तफसील से बात करें। कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, और बायो कॉस्मोलॉजिस्ट के साथ जब मैं एक ज़माने में काम कर रहा था, तो वेलर के साथ भी काफ़ी यानी कि मुलाकातें रहीं। और तो कभी अगर मौका लगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं कि अ, ये जो है वेलनर है, ये कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म का फादर है, समझा जाता है, ऑस्ट्रियन प्रोफेसर है। और इसका जो बायो कॉस्मोलॉजी पे भी इसका काम है, तो इससे हमारी मुलाकात रही है। तो कभी तफसील से इस पे ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना आपको बताना ज़रूरी है कि ये एक ताकतवर फील्ड है, फिलोसफी और साइंस के अंदर है। और ये लोग जो है वेलनर जैसे, ये कहते हैं कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि एक फिजिस्ट जो है वो फिजिक्स के अंदर ही काम करता रहे, वो बायोलॉजी के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर भी फिलोसफी और बायोलॉजी के अंदर इंतबाह पैदा कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में मल्टीकल्चरलिज्म वगैरह पढ़ा रहे हैं, वो क्वांटम फिजिक्स को सामने रखकर मल्टीकल्चरलिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये एक नॉवेल्टी की बात भी होती है, और दो नए डिसिप्लिन्स को इस तरह मिलाना कि दोनों की फाउंडेशंस चैलेंज हुए बगैर एक नया सिस्टम ऑफ नॉलेज जनरेट कर दिया जाए, जो कि इक्वली एवोल्यूशनरी भी हो और कंपेटिटिव भी हो और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ साइंस के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता हो। तो ये वेलर जैसे लोगों का ये इस तरह की कोशिश है। तो इसको जो है फिर कभी इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन अभी जो है वो हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आ जाए। आज जो हम लोगों की प्रेजेंटेशन है, अ, अभी अगर इस पर किसी ने कोई बात करनी है तो वो कर सकता है, क्योंकि नॉवेल्टी पे जो हमारा लेक्चर था पिछला, उसमें ये बात रह गई थी, तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आज हमने देखना है क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। और क्रोनोलॉजिकल अप्रोच पे जाने से पहले एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इंसान की जो अ, अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी, यानी कि ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। पहले पहले ये तय कर लें, अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं करना, कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म के बारे में कोई बात आपको करनी तो नहीं है। अगर करनी है तो अभी मैं रुक जाता हूँ। चले भाई, नहीं इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल में किसी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है अभी इसमें बात करने पे। लेकिन ये कि आगे जो जो लोग जो मुख्तलिफ पैराडाइम्स ऑफ नॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फ्यूचर में आपको इस तरह के लोग नज़र आएंगे। जैसे पाकिस्तान में ही बहुत सारे लोग हैं, बड़े अजीम अजीम लोग हैं, ज़ाहिर है लाहौर में तो बैठे हुए ही हैं, इस्लामाबाद में ज़्यादातर लोग इस तरह के बैठे हुए हैं जो कटिंग एज ऑफ नॉलेज के ऊपर काम करते हैं। तो अगर हम वो उनको किसी कैटेगरी पे गिरा सकते हैं या फॉल करते हैं वो लोग, तो वो कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म ही की कैटेगरी पे फॉल कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि हो सकता है कि उन्हें इसकी इत्तेला ना हो। लेकिन जो चीज़ लोगों के अंदर उनकी कबूलियत आम की बुनियाद बनती है, वो उनका कंस्ट्रक्टिव रियलिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं होता, बल्कि उनकी नॉवेल्टी होती है। तो नॉवेल्टी की बुनियाद पर किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना, या नॉवेल्टी की बुनियाद पर अपने किसी चीज़ को फलसफा कहना फलसफा नहीं है। वो कुछ इंटेलेक्चुअल पैरामीटर्स की बुनियाद पर ही फलसफा बनता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ये जो जर्नल बात मैं कह रहा हूँ कि पहला मसला क्या है। मसला देखिए, ये है कि हर इंसान जो है वो अपने ख्यालात को ओन करता है। तो जब वो अपने ख्यालात किसी इंसान के सामने पेश करता है, और उन ख्यालात के ज़रिए उसकी पोजीशनिंग होती है या उसकी इंटेलेक्चुअल पोजीशनिंग होती है,
तो उसके साथ साथ एक इक्वेशन पैदा होती है उस इंसान के ख्यालात या सिस्टम ऑफ थॉट में और उसकी जात में, उसकी ईगो में। और वो जो उसकी ईगो होती है वही फिर उसकी आइडेंटिटी भी बनती है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी थॉट के अंदर जो ग्लेयरिंग इस प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इसलिए रिजेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम पार्ट ऑफ देयर ईगो और आइडेंटिटी बन चुकी होती है। लिहाजा वो क्या करते हैं, वो उस थॉट को इसलिए बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उस थॉट के जरिए ही अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। और उस थॉट के खालिक चूंकि वो खुद होते हैं, लिहाजा वो समझते हैं कि उनकी खुदाई मुतासिर होगी अगर उन्होंने अपनी इस थॉट से रुजू किया। और यही जो मुराजियत होती है अपने ख्यालात से, ये बुनियादी तौर पर उनकी अना को ठेस पहुंचाती है। बुनियादी तौर पर नतीजा ये होता है कि वो अपने जो हौच पौच आइडियाज होते हैं उनको इक्वेट करके हैं अपनी ईगो से, अपनी ईगो को इक्वेट करते हैं अपनी आइडेंटिटी से, और उसके नतीजे में एक सेट ऑफ आइडियाज डेवलप कर लेते हैं जिसे वो अपनी पर्सनल फिलॉसफी कहते हैं। और सारी जिंदगी वो उसका प्रचार करते रहते हैं। और वो कि उसके अंदर बहुत सारी ग्लेयरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उससे पीछा नहीं छुड़ाते। और हम उसे माशरे के अंदर एक फलसफे के तौर पे पहचान लेते हैं। वो कि उन्होंने अपने उन फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स को अप्रोप्रिएटली डिफेंड नहीं किया होता और ना उसको सिस्टमैटिकली थियोराइज किया होता है। एक आम आदमी की सतह पर वो अपने ख्यालात की ओनरशिप को इक्वेट कर लेते हैं अपनी आइडेंटिटी से, और अपनी आइडेंटिटी को चैलेंज करना एक मुश्किल काम होता है। लिहाजा वो एक पर्सनल फिलॉसफी के इल्यूजन में जिंदगी गुजार देते हैं। और ये मुमकिन होता है कि बहुत सारे ऐसे फलसफे वो पढ़ सकें जिसके नतीजे में उनकी वो पर्सनल फिलॉसफी चैलेंज होती है, लेकिन वो उनके ऊपर भक्तियां तो कसते रहते हैं, लेकिन ना उन्होंने उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, ना उन्होंने उसके ऊपर कुछ पढ़ा होता है, ना उनके पास कुछ है। ना वो बैठ कर अब आजकल तो सोशल मीडिया है तो उसके बाद वो अपनी बातें कहते रहते हैं। और ये याद रखें कि कितनी भी आप घटिया बात करें, दो चार लोग जरूर आपसे मुत्तफिक हो जाएंगे, और आपका जो है वो जो जात की जो अनानियत है उसकी तस्कीन होती रहती है उसके नतीजे में। लेकिन बुनियादी तौर पर वो कोई हकीकी मायनों में फलसफा नहीं होता। लिहाजा नॉवेल्टी के दाम में फंस के, इस इक्वेशन के साथ चलकर, या पर्सनल थिंकिंग के दाम में फंसकर इस पे सफर करने का नतीजा ये निकलता है कि लोगों की इस्लाह नहीं हो पाती। और वो मजहब का भी मजाक उड़ाते हैं, और रिवायात का भी मजाक उड़ाते हैं, और बुजुर्गों का भी मजाक उड़ाते हैं, और सबका मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन हकीकतन उन्होंने कभी रुक कर अपने फलसफे के ऊपर नजर नहीं डाली होती, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो फलसफा होता नहीं है। ठीक है। तो ये जो है फलसफा पढ़ने वालों को के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को किसी इल्यूजन में ना रखें, और अपने ख्यालात को पेश करें एक आर्गुमेंटेटिव फॉर्म में, और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म उठे उसको वो आर्ग्यू आउट करें, उसको डिफेंड करें। और अगर वो नहीं डिफेंड कर सकते तो रुजू कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। जात ख्याल जो होते हैं वो गलत हो सकते हैं, और जात होती है। तो ख्यालात आते जाते रहते हैं, लेकिन ज़ात रहती है जब तक कम से कम आप जिंदा है। और मेरा तो पर्सनली व्यू ये है कि मरने के बाद भी ज़ात रहती है, वही अल्लाह ताला के सामने पेश होगी। तो जो अल्लाह ताला के सामने भी पेश होना है जिसको, तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि उसके अंदर से जो निकल रहा हो वो ठीक निकल रहा हो। बहुत कुछ हो सकता है वो गलत हो। अल्लाह ताला ने भी अपनी वही इसीलिए भेजी है कि हम अपनी ज़ात को जांचते और परखते रहें। और फलसफा भी इसलिए है कि आप अपनी ज़ात को जांचते और परखते रहें।
तो अगर आप जांचेंगे और परखेंगे नहीं तो फिर आपकी इस्लाह नहीं हो सकेगी, और जाहिर है कि आप इल्यूजन में रह जाओगे। तो इसलिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें देखना है। तो अब हम जो बात करेंगे, यानी कि आज जो हम क्रोनोलॉजिकल अप्रोच पे बात करेंगे वो ये कि ठीक है, एक इंसान ये फैसला करता है कि भाई मैं अपने आपको फलसफे के अंदर ट्रेन करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे फलसफा पढ़ना पड़ेगा। तो फलसफे को अप्रोच में कैसे करूँ, तो उसके अंदर कितनी तरह की अप्रोचेस हैं और हर अप्रोच के क्या चैलेंजेस हैं, ये अब हम देखते हैं। तो आज जो हमने देखना है वो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच है। ये यहाँ पर मैंने जो हेडिंग बनाई है उसमें क्रोनोलॉजिकल अप्रोच है, इशू बेस्ड अप्रोच है, डायलेक्टिकल अप्रोच है, एनालिटिकल अप्रोच है। सही है। और एवोल्यूशनरी अप्रोच है, मेथडोलॉजिकल अप्रोच, बहुत सारी अप्रोचेस हैं। सही है। तो ये जो लिखा हुआ है वो ये हाउ टू अप्रोच philosophy, you can approach philosophy chronologically, you can approach philosophy on issue based approach, you can approach philosophy dialectically, you can also approach philosophy analytically, you can also approach philosophy evolutionary, you can also approach philosophy methodologically। तो बहुत सारी अप्रोचेज हो सकती हैं। और ये हमने कहाँ से अखज़ की हैं कि मुख्तलिफ किताबें जो फ़लसफ़े की लिखी जाती हैं उनमें कुछ किताबें क्रोनोलॉजिकली लिखी जाती हैं, कुछ किताबें इशू बेस्ड लिखी जाती हैं, कुछ किताबें डायलेक्टिकली लिखी जाती हैं, कुछ एनालिटिकली लिखी जाती हैं, कुछ एवोल्यूशनरी मॉडल्स पे लिखी जाती हैं, कुछ जो है वो मेथडोलॉजिकली लिखी जाती हैं। तो जब आपको इन चीज़ों के बारे में अगर पता ना हो और आप एक किताब उठाएं और उसे पढ़ना शुरू कर दें और ये समझें कि आप फलसफा पढ़ रहे हैं, तो ये बात तो सही है कि फलसफा पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो किताब क्रोनोलॉजिकली लिखी गई है तो वो आपको किसी और जहत की तरफ लेके जाएगी। अगर किताब इशू बेस्ड अप्रोच में लिखी गई है वो आपको किसी और जहत की तरफ लेके जाएगी। किताब अगर डायलेक्टिकली लिखी गई है तो वो किसी और तरीके से लिखी जाएगी। एनालिटिकली लिखी गई है किसी और तरीके से लेके जाएगी। एवोल्यूशनरी लिखी गई है या मेथडोलॉजिकली। इसका मतलब ये है कि जो किताब है वो आपकी आपको सिर्फ अवेयर नहीं कर रही होती बल्कि इनवाइट भी कर रही होती है, डिक्टेट भी कर रही होती है, डायरेक्ट भी कर रही होती है और डिटर्मिन भी कर रही होती है। तो ये कहना कि भाई किताब जो है एक दोस्त है, ये बिल्कुल सही है, किताब दोस्त है। तो दोस्त जिस तरह आपको किसी ढप्पे डाल सकता है, तो दोस्त जो है वो किसी तरह आपको इंटिमिडेट कर सकता है, दोस्त किसी तरह अगर आपको कन्वेंस कर सकता है, तो इसी तरीके से किताब भी ये सारे काम कर सकती है। तो ये समझना कि किताब एक पैसिव चीज है, ये सही बात नहीं है। जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी किताब हो, चाहे वो मार्क्स की डास कैपिटल हो, चाहे वो नीट्शे की डास स्पोक ज़रतुश्तरा हो, चाहे वो जो है वो रॉल्स की जो है थियरी ऑफ जस्टिस हो, या जो रेलवे स्टेशन के सामने आपको सफ़र करने से पहले पतली पतली किताबें लिखी हुई होती हैं जो आप रास्ते में पढ़ सकते हैं, चाहे वो तफरी के ऊपर हो जिसमें एक मोटा सा आदमी हंस रहा होता है और किताब का नाम होता है हंसी का गोलगप्पा। तो ये जो वो गोलगप्पा भी कुछ ना कुछ आपको डायरेक्ट करता है, कुछ ना कुछ आपको गाइड करता है, कुछ ना कुछ आपके आपके ख्यालात को चैलेंज करता है, या आपके कम अज कम मेयारात खैर व शर और तक़द्दुस मुक़द्दसात के ऊपर चोट ज़रूर मारता है। तो ये समझना कि फ़लसफ़े को पढ़ने का मतलब ये है कि कोई भी किताब उठाई जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आ गई और उसने फ़लसफ़ा उठाया तो उसको फ़लसफ़ा समझ में आ जाएगा। तो ये सही बात है, फ़लसफ़ा समझ में आएगा, लेकिन वो उसको कहाँ पे लेके जाता है, ये भी एक चैलेंज है। तो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच को हम देखते हैं। अभी यहाँ पर अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है भाई, किसी ने कुछ नहीं पूछना तो ठीक है, फिर हम वहीं चलते हैं वापस से। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच पे चले जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच क्या है? क्रोनोलॉजिकल अप्रोच जो है वो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज को एक टेम्पोरल सीक्वेंस में देखती है, और वो ये इस तरह अप्रोच करती है कि बुनियादी तौर पर जब कोई इंसान फलसफा पढ़ना चाहे तो फलसफा पढ़ने के लिए उस इंसान को शुरू से गुफ्तगू का आगाज करना चाहिए, शुरू से अंडरस्टैंडिंग का आगाज करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई फिलॉसफी की किताब उठाएंगे तो सबसे पहले आपने सबसे पहले उस थिंकर को पढ़ना है जो इंसानी तारीख का पहला फलसफी समझा जाता है। सबसे पहला फलसफी जो समझा जाता है, मिसाल के तौर पे कराची यूनिवर्सिटी में जब फलसफा पढ़ाया जाता है, या हो सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि सबसे पहले बताया जाता है कि सबसे पहला फलसफी जो था वो थेल्स था। हाँ, और थेल्स कहता था ऑल इज वाटर। और थेल्स से वो ग्रीको रोमन थॉट को शुरू करते हैं, और थेल्स जनरली बीन प्रेजेंटेड एज द फर्स्ट फिलोसोफर, या कुछ लोग जो है किसी और भाई को पेश कर देते होंगे, कोई कोई किसी और को पेश कर देता होगा। तो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच जो है वो किस तरह चलेगी? क्रोनोलॉजिकल अप्रोच चलेगी कि पहले थेल्स है, और फिर एनाक्सिमेंडर है, फिर एनाक्सागोरस है, और फिर एपिक्यूरियंस हैं, और स्टोइक्स हैं, और क्या कहते हैं, सोफिस्ट्स हैं, फिर यू नो हेराक्लाइटस है, पार्मेनाइडीज है, वगैरह वगैरह। तो इन लोगों को उनकी उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं कि पहले ये फलसफी था, नंबर वन पे ये था, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती हैं उसके हिसाब से, अगर वो नोन है तो उसके हिसाब से, या उनका लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसकी अपीयरेंस के बुनियाद के ऊपर उनका एक सीक्वेंस डेवलप करते हैं। और सीक्वेंस डेवलप करने के बाद फलसफियों को पढ़ना शुरू किया जाता है, और फलसफियों को पूरा का पूरा पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पे थेल्स को पूरा का पूरा पढ़ा जाएगा, उसके बाद एनेक्सामेंडर को पढ़ा जाएगा, फिर एनेक्सागोरस को पढ़ा जाएगा, फिर वगैरह वगैरह, जैसे जैसे फलसफी आते चले जाएंगे। और इसी क्रोनोलॉजिकल बुनियाद के ऊपर हिस्ट्री ऑफ आइडियाज को डिवाइड कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग जब वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाते हैं तो वेस्टर्न फिलोसफी को क्रोनोलॉजिकली जब देखते हैं तो प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी और पोस्ट सॉक्रेटिक फिलोसफी में डिवाइड कर देते हैं। और प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी वो फलसफी हैं जो सोक्रात से पहले के फलसफी हैं, और पोस्ट सॉक्रेटिक फिलोसफर्स वो हैं जो सोक्रात के बाद के फलसफी हैं। और प्री सॉक्रेटिक हो या पोस्ट सॉक्रेटिक फिलोसफर्स हो, ये सारे के सारे हजरत ईसा से पहले के फलसफी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोनोलॉजिकली आपने पहले प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी को अच्छी तरह ग्रिप करना है, फिर पोस्ट सॉक्रेटिक फिलोसफी को ग्रिप करना है, उसके बाद जी क्रिश्चियन फिलोसफी को, या क्रिश्चियनिटी को, या क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी और एपिस्टेमोलॉजी और व्हाटएवर, इसको डिस्कस करना है। उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी की एमलगमेशन हुई है एरिस्टोटेलियन थॉट से, जिसे हम आमतौर पे स्कोलास्टिसिज्म कहते हैं। फिर स्कोलास्टिसिज्म पे आप चले जाते हैं, फिर स्कोलास्टिसिज्म के दौरान ही मुस्लिम फिलोसोफर्स का भी दौर आ जाता है। तो साइड लाइन में मुस्लिम फिलोसोफर्स को भी, चूंकि पाकिस्तान में है, मुसलमान है, तो साइड में मुस्लिम फिलोसोफर्स को भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर मॉडर्न फिलोसोफर्स आ जाते हैं, डेकार्ट्स ऑनवर्ड। और फिर मॉडर्न फिलोसोफर्स के बाद जो है फिर पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर्स आ जाते हैं, और जो कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर हैं जो कि किसी न किसी लेवल पर पोस्ट मॉडर्निटी को भी रीइंस्टेट कर रहे हैं। लेकिन कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स में आप हाबरमास को भी पढ़ते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर पोस्ट मॉडर्न नहीं है, और वो क्रिटिकल थियरिज्म थियरी के ही
या क्रिटिकल हर्मेन्यूटिक्स के डोमेन में एक्नॉलेज किया जाता है। तो ये जो है इसी तरह मैंने अभी वेलर की आपको एग्जांपल दी, पोस्ट मॉडर्न दौर के अंदर पैदा हुआ हुआ थिंकर है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव, जो क्रिटिकल रियलिज्म का फाउंडर समझा जाता है। तो बताने का मतलब ये कि मुख्तलिफ लोग को आप पढ़ते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, यानी कि कैलेंडर के हिसाब से जब आप पढ़ते हैं, तो टेक्निकली आप एक क्रोनोलॉजिकल अप्रोच के साथ हिस हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोनोलॉजिकल अप्रोच जो है वो फलसफे के ओशन में की बात है। बहरे बेकरार है, इसके अंदर आपने डूबना है, और डूबने के नतीजे में आपकी मुलाकात जो है नए 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 थिंकर से होती रहेगी, और सारी जिंदगी आप पढ़ते रहोगे, और आपकी इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन में आपकी एनालिसिस बढ़ेगी। लिस्ट के साथ साथ आप जो है वो नए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स आपके पास आते चले, और उन कंसेप्चुअल फ्रेम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर पार्टिसिपेट जब करेंगे, तो आपकी गुफ्तगू में एक वजन होगा, एक अथॉरिटी होगी, कॉन्फिडेंस वगैरह करने का, जो हासिल करने वाले लोग हैं, जैसे रिवायती उलूम हासिल करने वाले लोग जो है वो जब रिवायती में पढ़ते हैं, तो आप देखें कि रिवायती तौर पर इल्म हासिल करने का यही तरीका है। पहले पहले अल्लाह ताला के रसूल ने क्या फरमाया है, उसके जो फरमाते हैं, फिर ताबईन क्या फरमाते हैं, फिर तबा ताबईन क्या, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच के अंदर जितना बड़ा आलिम होगा वो उतनी तफसील से हर चीज के बारे में जानता होगा, और ग्रेजुअली वो ग्रो करेगा अपना स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज, और उसके नतीजे में फिर वो एक अथॉरिटी बनेगा। तो उलूम रखने वाले लोग हैं, वो भी क्रोनोलॉजिकली ही चलते हैं अपनी मजहब तशकील की। लेकिन जब यही आलिम जो है, जाहिर है कि अपने अपने करते हैं कि जी दस्तबर्द होनी चाहिए, तो छोटी बड़ी चीजें होते हैं वो भी इसी पूरे पूरे फलसफियों पढ़ने, और बहुत सारे ज़हीन लोग जो होते हैं, बहुत सारा का जो वक्त है अपनी ज़हीन होने के बावजूद वो ऐसे फलसफों के ऊपर रहते हैं जो कि बुनियादी तौर पर ऑब्सोलीटेड फिलॉसफीज होती है, कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूटेशन हो चुकी हो उन फलसफों की, लेकिन चूंकि तरबियत होती है, भी होती है, वो अपने या इस मेथडोलॉजी के जरिए ही अप्रोच करें। बहुत सारे लोग लेकिन वो जहाँ से या ओरिजिन जहाँ से होता है, तो हम
कुछ असम्पशंस भी होती हैं, उनको भी हमें देखना है, और उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जो लॉजिकली फलसफा पढ़ने की कोशिश करते हैं जो लोग, बुनियादी तरीके के बीच कोई बात शुरू नहीं करता, बीच में कोई बात पता होने वाली बात है, इसमें कुछ इश्यूज हैं, और इन इश्यूज को इन इश्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि फिलोसफर फिलोसफी की क्या डेफिनेशन दी जाती है क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच ये कहती है कि फिलोसफी इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सही है। फिलोसफी क्या है? प्रोडक्ट है किसी भी इंसान की इंसानियत का। और इंसान जब फिलोसोफाइज करता है तो वो बाय रीजन भी फिलोसोफाइज करता है, बाय इंटेंशन भी करता है, बाय विल भी करता है, बाय कॉन्शियस भी करता है, बाय हिस्टोरिसिटी भी करता है, बाय इमोशंस भी करता है, चैलेंजेस और फियर्स के साथ भी करता है। इसका मतलब यह है कि एक इंसान का जब फलसफा आप पढ़ते हैं तो वो उसकी कुल्लियत का मजहर होता है। लिहाजा जो रिवायती तौर पर इल्म से बहस करने वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि बात पूरी पता होनी चाहिए। जब आप पूरी बात के चक्कर में पड़ते हैं तो जाहिर है कि दुनिया में एक फलसफी तो है नहीं, हजारों तरह के फलसफी हैं। तो जब हजारों तरह के फलसफी हैं तो आपने हजारों तरह के फलसफियों को पहले पढ़ेंगे, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करेंगे, फिर आप कोई काम करेंगे। तो होता असल में यह है कि जब क्रोनोलॉजिकली लोग फलसफा पढ़ना शुरू करते हैं तो वो बुनियादी तौर पर फलसफे को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो फलसफे को प्यारे हो जाते हैं। जिस तरह लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, ये लोग फलसफे को प्यारे हो जाते हैं, और ये रंग रंग के फलसफों को पढ़ते रहते हैं और अप्रिशिएट करते रहते हैं, फिर दूसरी किताब उठा लेते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर उसको उससे अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो ये रवैया होता है ये अप्रिसिएशन का लेवल हो जाता है। जिस तरह आप नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और फिर दूसरे इंसान से, और फिर तीसरे इंसान से। तो दुनिया में करोड़ों अरबों इंसान है, इस तरह आप हर इंसान से मिलते रहें और अप्रिशिएट करते रहें और आगे बढ़ते रहें, तो इट विल बी ए नेवर एंडिंग फिनोमेना। तो बुनियादी तौर पर जो साइनॉप्टिक अप्रोच है वो बुनियादी तौर पर इस सवाल से बहस नहीं करती कि सच्चाई क्या है, बल्कि वो इस सवाल से बहस करती है कि सच्चाई को मुख्तलिफ लोगों ने किस किस तरह से देखा। तो ज्यादा से ज्यादा क्रोनोलॉजिकल अप्रोच इख्तियार करने वाला या क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में फलसफा लिखी हुई किताब को पढ़ने वाला अगर तवातुर के साथ क्रोनोलॉजिकली अप्रोच करता रहेगा फलसफे से, तो उसके नतीजे में फिलोसफाइबल होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हर ही फलसफे को वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मकसद अप्रिसिएशन के अलावा कुछ और नहीं होता। यानी कि बुनियादी तौर पर उनकी जो फोकस होता है वो अप्रिसिएशन होता है। वो ये बहस नहीं कर रहे होते हैं कि इसके अंदर पोजीशनिंग क्या है और इसकी कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, और सवाल, बुनियादी सवाल ये मैं ये पढ़ ही क्यों रहा हूँ। बल्कि उनका मकसद होता है ख्याल की नई नई तरकीब को अंडरस्टैंड करना और उनको अप्रिशिएट करना। ये बिल्कुल वैसा ही रवैया है जिस तरह आप मुख्तलिफ शायरी शोरा को सुनते हैं या उनकी शायरी को पढ़ते हैं, और नई नई जमीनों को और नई नई इस्तिलाहात को और नई नई तशबीहात को और कंस्ट्रक्शंस को अप्रिशिएट करते हैं, और फिर अपने जो जो काम कर रहे होते हैं वो करते रहते हैं। जिस तरह आपने देखा
कि जितने भी बड़े शायर हैं, बहुत सारे जो शायर हैं, अजीम अजीम शायर, वो जो है जाहिर है कि तनख्वाहदार मुलाजिम थे बहुत सारे दौलतमंद लोगों के, और उनकी तनख्वाहें लगी हुई होती थी। या अल्लामा इकबाल कह रहा हूँ, गालिब जैसा आदमी जो दिल्ली के लुट जाने से पहले बादशाह के साथ बैठकर जो है खुशगप्पियां करता था, और फिर जब दिल्ली लुट गया, अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों के आने के बाद अफसोस किया, लेकिन फिर अंग्रेजों ने जब वजीफा लगाया तो अंग्रेजों का वजीफा लेने लगा। नहीं, किसी सतह पे तो इंसान के अंदर ये होना चाहिए ना भाई, कि भाई मैं इसकी रोटी नहीं खाऊंगा, तो सभी की रोटी तुम खा रहे हो भाई। तो आप दुनिया ये भी कह रही है कि गालिब सब पे गालिब भाई, तो ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। तो अगर मकसद एप्रिसिएशन ही है तो ठीक है भाई, फिर एप्रिसिएशन करते रहो। तो यही काम जो है इस तरह के जो भाई होते हैं, जो क्रोनोलॉजिकली अप्रोच करते हैं, वो जो है अ, हर देगची का चमचा होते हैं, हर देगची के का चमचा होते हैं। तो वो हर देगची के अंदर घूम रहे होते हैं। तो ये जो अप्रोच है, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, आम तौर पर ये वो लोग होते हैं जो फलसफे को अप्रिशिएट करने के लिए फलसफा पढ़ते हैं, किसी सच्चाई की तलाश में नहीं होते वो लोग, ना उनका मकसद होता है। दूसरा मसला ये है कि जो अ, कोई भी फलसफा है वो उसके कुछ हुदूद और क़ुयूद होते हैं। तो जो लोग क्रोनोलॉजिकली फलसफा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके जहन के अंदर या उनकी साख के अंदर या उनके रवैये के अंदर जो तब्दीली पैदा होती है, वो ये कि उनका फलसफे की तरफ जो रवैया होता है, उसे हम कहते हैं साइनॉप्टिक फिलोसॉफिकल अप्रोच या साइनॉप्टिक फिलोसफी। अब साइनॉप्टिक फिलोसफी से क्या मुराद है? साइनॉप्टिक फिलोसफी से हमारी मुराद ये है कि साइनॉप्टिक फिलोसोफर्स वो फिलोसोफर होते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि इल्म की एक जहत का दूसरी जहत के साथ नामियाती ताल्लुक होता है। लिहाजा अगर कोई इंसान किसी इल्म होने का दावा करे, तो उसके लिए जरूरी है कि इल्म इल्म के उन तमाम दायरों का अहाता उसने किया हुआ हो जो कि इल्म है या इल्म समझे जाते हैं या इल्म के तौर पे बरते जा रहे हैं। लिहाजा अगर फर्ज किया कि कोई इंसान ये दावा करे कि जी मैं तो फलसफे का इल्म रखता हूँ, तो साइनॉप्टिक अप्रोच ये कहेगी क्या आपने सारे फलसफे पढ़ लिए हैं? तो आप कहें जी अभी तो मैंने सारे फलसफे नहीं पढ़े, तो कहते हैं फिर तो आप फलसफे होने का दावा नहीं कर सकते। तो जो साइनॉप्टिक फिलोसफी पढ़ने के जो कायल होते हैं, वो ये कहते हैं कि फलसफे पे बात उस वक्त हो सकती है जब हम सारे फलसफों को पढ़ लें। तो सारे फलसफों को तो पढ़ नहीं पाते, लिहाजा उनका इंतकाल ही हो जाता है। तो वो जो टोटेलिटी ऑफ द नॉलेज का जो बर्डन है, वो एक फाइनाइट जिंदगी के अंदर इनफाइनाइट नॉलेज की टोटेलिटी ग्रास नहीं हो सकती। तो ये एक ऑन्टोलॉजिकल इशू है कि आप तमाम फलसफियों को नहीं पढ़ सकते। मिसाल के तौर पे पॉल रिक्वायर जो है बड़ा फलसफी है, और हर्मेन्यूटिक्स में बड़ा थिंकर समझा जाता है। उसने एक जमाने में ये फैसला किया कि मैं तमाम थिंकर्स को ओरिजिनली पढ़ूंगा, तमाम थिंकर्स को ओरिजिनली पढ़ूंगा। लिहाजा उसने एक थिंकर को लिया और पूरा एक साल लगाकर उस पूरे थिंकर को, उसकी उसकी फिलॉसफी, उसकी मेटाफिजिक्स, उसकी एथिक्स, उसकी एपिस्टेमोलॉजी, उसकी सारी राइटिंग्स पढ़ डाली। तो लेकिन ये काम पॉल रिकोए 20 साल तक करता रहा, 20 ईयर्स तक। और 20 साल में उसने जो है सिर्फ 20 फलसफियों को पढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हाई प्रोफाइल थिंकर जो कि बहुत ही सही और बहुत समझदार, अपना एक ओरिजिनल थिंकर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिर्फ 20 ही फलसफियों को पढ़ पाया अपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 20 सालों के अंदर। इसी तरह वॉल्टर कॉफमैन जो है, उसके बारे में आपको पता हो कि वॉल्टर कॉफमैन लिखता है कि मैंने जब मेरी शादी हुई, तो शादी होने के बाद मैंने हनीमून पे जब मैं गया, तो हनीमून पे जाते हुए मैंने कहा कि मेरे पास काफ़ी टाइम होगा, इसमें मेरी बीवी होगी और मैं होऊंगा, तो काफ़ी मुझे रीडिंग करने का मौका मिलेगा। तो वॉल्टर कॉफमैन ने कहा कि इस दौरान में जो है पूरा का पूरा जो है
हेगल को पढ़ डालूंगा। हेगल एक बहुत ही रिमार्केबल और बहुत ही प्रोफाउंड थिंकर है, बहुत ही डिफिकल्ट थिंकर है। और वॉल्टर कॉफमैन ये कहता है कि भाई मैं जो है वो अपनी अपनी वो जो छुट्टी के कुछ दिन थे उनके अंदर मैंने हेगल को पढ़ा और ओरिजिनली पढ़ा। तो उसने उसके अंदर सिर्फ एक ही किताब वो उसकी पढ़ पाया, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। यानी कि वॉल्टर कॉफमैन जैसा जबरदस्त थिंकर पूरे यानी कि काफी दिनों में लगाकर उसने एक थिंकर का एक किताब पढ़ी जो कि वो क्या बोलते हैं फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है, जो कि हेगल की के ताज का जो है वो ज्वेल समझा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने क्रोनोलॉजिकल अप्रोच इख्तियार की तो ये हमेशा हमेशा क्रोनोलॉजिकल अप्रोच एक अनफिनिश्ड सिम्फनी ऑफ एडगर की तरह ही होगा। एक मशहूर म्यूजिशियन था और एडगर, वो जो है वो करता ये था कि जब भी सिम्फनी बनाता था तो उसकी जो रिदम होती थी वो कंप्लीट होने से पहले अचानक उसको रोक देता था, ताकि जब आप उसकी रिदम के अंदर आ जाओ और रिदम से महजूज होते रहो तो महजूज होते होते अचानक से वो उसे बंद कर देना। इसके नतीजे में इनकम्प्लीशन का या अनफिनिश्ड सेटिस्फैक्शन का एहसास जो है आपको हमेशा वो सिम्फनी याद रखने पे मजबूर करता रहेगा। और हमेशा उसके आगे कौन सी टोन लगनी थी और कौन सा स्ट्रोक लगना था और क्या रिदम को ऊपर जाना था कि नीचे जाना था वगैरह वगैरह आप इसको स्पेकुलेट करते रह जाओ। तो इसको इसीलिए जो है ये बाद में एक पूरा क्लीशे बन गया है कि कोई इंसान अगर कोई काम अधूरा छोड़ दे तो लोग कहते हैं इट्स जस्ट एन अनफिनिश्ड सिम्फनी ऑफ एडगर, कि भाई ये तो एक ऐसी चीज है जो कंप्लीट नहीं होगी। तो हम जैसे आम लोग भी जिंदगी के अंदर जब उनसे कहा जाता है कि काम जी मैंने ये काम बहुत किया बहुत किया बहुत किया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये हो रहा है अभी ये हो रहा है, और उसमें उनका टाइम पूरा हो जाता है और उनका काम निकल जाता है। तो बुनियादी तौर पर इसके नतीजे में दो काम होते हैं। एक, आपको अधूरेपन का एहसास रहता है क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में हमेशा, और वो वजह ये होती है कि मैंने सारे फलसफियों को नहीं पढ़ा। चूंकि आपने सारे फलसफियों को नहीं पढ़ा इसलिए आप किसी भी फलसफे के बारे में कोई पोजीशन लेने को के काबिल नहीं होते। नतीजा ये होता है कि इसके नतीजे में जो आपकी एनालिटिकल सलाहियतें होती हैं लव ऑफ फिलॉसफी में कंज्यूम हो जाती है। लव ऑफ फिलॉसफी में कंज्यूम इसलिए हो जाती है कि आपकी अकीदत जो है वो आपको और आपकी जो असम्पशन होती है टोटलिटी ऑफ द नॉलेज के साथ या साइनॉप्टिक मेथडोलॉजी के साथ वो इतनी मजबूत होती है कि आप कहते हैं कि मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता, तो इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन किसी हक को कबूल करने के भी आप लायक नहीं रहते, क्योंकि जब वो हक आपके सामने पूरा का पूरा पेश किया जाता है तो आप कहते हैं जी इसको भी मैं पहले पूरा देखूंगा। जाहिर है पूरा तो वो भी आप नहीं देख पाते, पूरा आप ये भी नहीं देख पाते, पूरा आप कुछ भी नहीं देख पाते, लिहाजा आप किसी भी चीज को कबूल करने के लायक नहीं रहते। लिहाजा आपकी हैसियत एक ऐसे इंसान की तरह होती है जो किनारे पे खड़े होकर लहरों के ऊपर नीचे हटने का इंतजार करता रहता है और ये बताता है अब हाई टाइड हो जाएगी अब लो टाइड हो जाएगी, लेकिन वो इतनी भी जुर्रत नहीं होती उसकी कि वो कश्ती पे ही सवार हो जाए और कश्ती पे सवार होके क्रॉस कर जाए इस ओशन को। ना उसमें ये जुर्रत होती है कि उसमें पानी के अंदर छलांग लगाए और अंदर तैरे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ओशन के सामने होता है लेकिन वो कभी ओशन में जब छलांग मारता है ना उसे तैर कर पार करता है। तो हमारे उस्ताद कहते थे आंखों में रहा दिल में उतर के नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। तो कश्ती का मुसाफिर जो होता है वो समंदर नहीं देख पाता। तो ये जो साइनॉप्टिक अप्रोच के जो लोग होते हैं दे एक्चुअली थिंक दैट दे आर कंज्यूमिंग फिलोसफी, बट टेक्निकली इट्स द फिलोसफी विच इज कंज्यूमिंग देयर टाइम, देयर गुडनेस, their identity, their skill, their energies, and
In return, it provide them just a, just an agnostic attitude towards the acceptance and rejection of ideas. ना तो वो कभी किसी आइडिया को कंक्लूसिवली एक्सेप्ट कर पाते हैं, ना कंक्लूसिवली रिजेक्ट कर पाते। जब भी उनके सामने कोई ऐसा आदमी आता है जो किसी आइडिया को एक्सेप्ट कर रहा होता है, वो उसकी तरफ एक हकारत से, एक इल्मी हकारत से देखते हैं कि इसने जिंदगी में कुछ पढ़ा ही नहीं है। और जब उनके सामने कोई आइडिया को रिजेक्ट कर रहा होता है, उसके तरफ भी उनका रवैया हकारत आमेज ही होता है, और वो ये कह रहे होते हैं कि इसने कुछ पढ़ा नहीं है। और उनका अपना हाल ये होता है कि ना तो वो इस काबिल होते हैं कि वो किसी चीज को एक्सेप्ट कर सकें, ना किसी चीज को रिजेक्ट कर सकें। तो बुनियादी तौर पर जिस तरह लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं, और अल्लाह को प्यारे होने के बाद अपनी कब्र में या अपनी चिता पर पड़े हुए होते हैं, और किसी के लिए कुछ नहीं करने के लायक होते, बिल्कुल इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल अप्रोच के जो मारे होते हैं, वो भी भाई जो होते हैं, वो एक ककून की तरह ही होते हैं, और वो कुछ ऐसा खास करने के लायक नहीं रहते। हो सकता है कि उनमें कुछ इंटेलिजेंट हो, कि अपने सामने जो छोटे मोटे टट्टू हो, उनके सामने वो चीते बने रहें, लेकिन जब उनके सामने कोई ट्रेंड फलसफा पढ़े हुए आदमी होता है, तो उसके सामने वो किसी भी देगची का चमचा बनने को तैयार हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये याद रखें कि क्रोनोलॉजिकल अप्रोच जो होती है वो आपका बहुत टाइम लेती है, लेकिन एग्नोस्टिसिज्म के अलावा या स्केप्टिसिज्म के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आता। तो जो आपने देखा होगा कि सिंध में तो ये मैंने नहीं देखा चक्कर, पंजाब में मैंने बहुत देखा है कि जब भी किसी तज्जिया निगार होते हैं, बड़े बड़े तज्जिया निगार आपने देखा वहां पे बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो पीछे जो है बहुत सारी किताबें रखी हुई होती है, मोटी मोटी किताबें, खूबसूरत किताबें, जिल्दों के अंदर किताबें, और उनके आगे ये इल्म का देवता बैठा हुआ होता है। तो वो जो इल्म का देवता होता है वो ये दिखा रहा होता है कि देखो, मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, आउट ऑफ नथिंग नहीं बोल रहा, बल्कि आउट ऑफ समथिंग बोल रहा हूँ। लेकिन जब वो गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें सिवाय इंटेलेक्चुअल रिलेटिविज्म के कुछ निकल निकल नहीं रहा होता। उसकी वजह ये होती है कि उन क्रोनोलॉजिकल अप्रोच जो होती है, उनकी उनके हवास के ऊपर तारी हो चुकी होती है, और उनके अंदर ये जुर्रत नहीं होती कि वो उस इंटेलेक्चुअल रिलेटिविज्म को सरपास कर सकें। क्यों? क्योंकि बुनियादी तौर पर अच्छे इंसान होने की वजह से वो अपना हौसला खो देते हैं, बगैर किसी लिटरेचर को पढ़े हुए उसको रिजेक्ट करने का। ये तो अगर वो इंसान अच्छा है। अच्छा, कुछ जो है ना प्रॉब्लम्स इस अप्रोच के साथ, जो टोटेलिटी ऑफ द थॉट के साथ है, वो तीन है। वो तीन प्रॉब्लम्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। पहला तो है भाई लैंग्वेज का। पहला प्रॉब्लम लैंग्वेज का ये है कि दुनिया में मुख्तलिफ फलसफियों ने मुख्तलिफ जबानों में किताबें लिखी हुई हैं। सही है। तो ये जो ये जो भाई होते हैं क्रोनोलॉजिकली फिलोसफी पढ़ने के फैसला करते हैं, तो उनका जो पहला जो दावा होता है वो ये कि मैंने ओरिजिनल फिलोसफी पढ़ी है, ओरिजिनल पढ़ा है इसको। सही है, ओरिजिनली पढ़ा है। तो ओरिजिनली से उनकी मुराद ये होती है कि फर्ज किया कि जिस आदमी ने किताब लिखी, मिसाल के तौर पे रिपब्लिक लिखी प्लेटो ने, तो आपने कहा जी प्लेटो की रिपब्लिक मैंने खुद डायरेक्टली पढ़ी। जाहिर है कि रिपब्लिक के को आप जो है कॉन्फर्ट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, स्टेस के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, गटरी के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, और ए ई टेलर के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे कमेंटेटर हैं प्लेटो की थॉट के। लेकिन आप ये कहते हैं कि जी मैं नहीं 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 नहीं, मैं तो क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को पढ़ता हूँ, मैं ये कोई कमेंट्री वगैरह नहीं पढ़ रहा, मैं तो डायरेक्टली पढ़ रहा हूँ। तो मैं ओरिजिनली प्लेटो को पढ़ा है, और ओरिजिनली एरिस्टोटल को पढ़ा है, और ओरिजिनली जो है वो यू नो किसी भी थिंकर को ओरिजिनली पढ़ा। तो हो सकता है कि उन्होंने ओरिजिनली ही पढ़ा हो, लेकिन ओरिजिनल का मतलब ये होता है भाई
फलसफे की दुनिया में कि आपने उसका ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा, बल्कि ओरिजिनली वो जबान सीखी है और वो जबान सीखने के बाद उसी जबान में उस थिंकर को पढ़ा है जिस जबान में उसने वो लिखा है। क्यों? क्योंकि जब फलसफी कोई चीज लिख रहा होता है तो वो अपने जमाने के लिए लिख रहा होता है, अपने जमाने के उस्लूब में लिख रहा होता है और अपने जमाने के मसाइल के लिए लिख रहा होता है। ठीक है ना? तो जाहिर है कि ना तो आप उस उस्लूब को जानते हो, ना उस जमाने को जानते हो, ना आप उन मसाइल को जानते हो। तो जब आप ना जबान जानते हो, ना मसाइल जानते हो, ना उस्लूब जानते हो, तो आप तो अगर ट्रांसलेशन पढ़ भी रहे हो तो बुनियादी तौर पर तो पहली बात तो ये कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, वो ट्रांसलेशन है। और ट्रांसलेशन के अंदर किस सतह का ट्रांसलेशन है ये भी फर्क पड़ता है कि किस सतह के आदमी ने उसको ट्रांसलेट किया है। तो जाहिर है कि जो लोग मेथडोलॉजिकली फलसफा पढ़ रहे होते हैं या ट्रेंड इंस्टीट्यूशन से फलसफा पढ़ रहे होते हैं, उन्हें बता दिया जाता है कि ये प्राइमरी रीडिंग है, ये सेकेंडरी रीडिंग है, ये टर्चरी रीडिंग है, तो फिर उसको पढ़ाया जाता है उस तरीके से। लेकिन अगर खुद से आप फलसफा पढ़ रहे हैं तो उसमें इम्कान रहता है कि आप पता नहीं कौन सी आपने किताब पढ़ी है, तो हो सकता है कि वो बहुत ऑथेंटिक ट्रांसलेशन ना हो, या ये कि वो ट्रांसलेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें उसने छोड़ दी हो, या बहुत सारी चीज़ों में उसने नाइंसाफ़ी की हो राइटर के साथ वगैरह वगैरह। तो अगर फर्ज किया कि कोई भाई अगर लैंग्वेज जाने और उस ज़माने के मसाइल को भी जाने और उस ज़बान के उस्लूब को भी जाने, तो फिर कहीं जाकर बात बनती है, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है। तो चूंकि ऐसा मुश्किल है, इसीलिए क्रोनोलॉजिकली जो लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, एक तो ये कि वो दूसरी लिखी हुई चीज़ों की तरफ बेइतनाई बरतते हैं। ये मुमकिन है कि जो कमेंट्री हो उसका जो कमेंटेटर हो, चूंकि वो ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़ा हुआ है, उस राइटर की सारी किताबें उसने पढ़ी हुई हैं, उसका एनालिसिस उसने किया हुआ है, फिर वो फील्ड का बड़ा आदमी है, ऑथेंटिक राइटर है, बेईमान या बदकिरदार आदमी नहीं है, उसकी किताब आपने कंसिडर नहीं की और आपने डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ा और आपने जबान से नावाकियत की वजह से या उस जमाने के उस्लूब की नावाकियत की वजह से या उन मसाइल की नावाकियत की वजह से बहुत कुछ ऐसा अंडरस्टैंड कर लिया उस थिंकर के बारे में जो वो नहीं कह रहा, उसका ये मतलब नहीं है। लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि क्रोनोलॉजिकली अगर कोई भाई पढ़ता है तो वो बिल्कुल फलसफा पढ़े, कोई मसला नहीं है। वो फलसफे को अगर प्यारा होना चाहता है तो वो प्यारा हो जाए, लेकिन फलसफा उसे प्यारा नहीं समझेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो इसमें काफी मिस्टेक्स करेगा, और ये मुमकिन है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस पूरी जद्दोजहद के दौरान वो बहुत कुछ ऐसा छोड़ दे जो उसके लिए उस हालात हाजरा में समझना, अंडरस्टैंड करना और उसको कंसेप्चुअली डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी हो बनिस्बत उसके कि वो एक ऐसा फलसफा जो कि ऑब्सोल्यूटेड है या हिस्ट्री ऑफ आइडियाज के अंदर उसका वजन बरकरार नहीं रहा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि माजी के जो थिंकर्स होते हैं वो गैर अहम होते हैं। जैसे आपको पता है कि मार्क्स ने जो अपना पीएचडी थीसिस लिखा था वो उसने डेमोक्रेटस के ऊपर लिखा था, जो कि हजरत ईसा की पैदाइश से पहले का फलसफी है। तो जाहिर है कि मार्क्स जो है वो 19वीं सदी का थिंकर है, लेकिन उसने हजरत ईसा की पैदाइश से पहले के जो थिंकर है उसके ऊपर काम किया और उसके ऊपर अपनी रिसर्च लिखी, और उसकी उस एटॉमिज्म को उसने एक नए रूप से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर पेश कर दिया। तो जाहिर है कि अगर फर्ज किया कि कोई आदमी इस तरह से करे, लेकिन मार्क्स ने कोई क्रोनोलॉजिकली नहीं किया। मार्क्स चूंकि मटीरियलिस्ट था, मार्क्स ने मटीरियलिज्म के अंदर जो इब्तदाई मटीरियलिस्ट था उसको चुना, उसको चुनने के बाद उसके उसके आइडियाज को उसने अंडरस्टैंड किया, उसके आइडियाज को अंडरस्टैंड करने के बाद उसने उसको एक नई जहत से देखा
और उसने उसके ऊपर थीसिस लिखा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्क्स क्रोनोलॉजिकली चलता तो हो सकता है कि वो बहुत सारी सतहों के ऊपर अपने अपने जो मटीरियलिज्म है उसका बार बार चैलेंज होता हुआ देखता तो शायद कोई कोई और राह निकाल लेता। तो बताने का मतलब ये है कि क्रोनोलॉजिकल अप्रोच जो है उसमें ये इशू है पहला लैंग्वेज का। दूसरा जो है वो प्रैक्टिकलिटी का है। प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये है भाई कि ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि आप दुनिया का सारा फलसफा पढ़ लें, क्योंकि आपकी 20 साल की उम्र में अगर आप ये फैसला करते हो तो अगर आप 60 साल तक भी रहोगे तो 40 साल ही आप फलसफा पढ़ पाओगे। तो 60 साल की उम्र में तो आप कमजोर हो जाओगे और इस काबिल नहीं रहोगे कि फलसफा पढ़ सको। थक जाओगे, आप बूढ़े हो जाओगे, वीक हो जाओगे या मर जाओगे। तो जाहिर है कि सारा फलसफा तो नहीं, तो यू हैव टू बी सेलेक्टिव। तो दोनों सूरतों में अगर आप सेलेक्टिव ही हो रहे हो तो आप कन्फ्रंट करोगे फिर अपने एग्नोस्टिसिज्म को, और जो यू विल एंड अप विद इंटेलेक्चुअल रिलेटिविज्म, और इसके अलावा कोई और दूसरा नतीजा नहीं निकलेगा। और सिवाय ये कि एक इंटेलेक्चुअल एरोगेंस के मैंने इसे भी पढ़ा हुआ है, जी मैंने इसे भी पढ़ा हुआ है, जी मैंने इसे भी पढ़ा हुआ है। लेकिन उन सबको पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला? आपको पता चला सब बकवास है, सब बकवास। तो ये जो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है दैट डज नॉट लीड यू टू एनीवेयर। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तीसरा जो मसला है वो टेम्पोरलिटी का है, वक्त का है। मसला ये होता है कि एक ख्याल जो होता है या एक फलसफा जो होता है वो अपनी उम्र जब पूरी कर लेता है तो उसका जो बिगर होता है और उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होती है वो फलसफा चूंकि मुक़य्यद होता है एक तारीखियत के अंदर ही, लिहाजा उस तारीखियत के अंदर जो उसका जोर होता है और जो उसकी खूबसूरती होती है और जो उसकी ऑथेंटिसिटी होती है वो कुछ अरसे के बाद वैसी नहीं रहती, और उसके अंदर बहुत कुछ जो है आपकी ख्वाहिश के बावजूद भी डिस्कार्ड हो जाता है। लिहाजा टेम्पोरलिटी भी एक सीरियस प्रॉब्लम है थॉट का, क्योंकि थॉट टेम्पोरल होती है, थॉट टेम्पोरल होती है। उस टेम्पोरलिटी को सरपास करना किसी भी थिंकर के लिए एब्सोल्यूट सेंस में मुमकिन नहीं होता। ये सही बात है कि कुछ फलसफियों के कुछ ख्यालात आफाकी हो जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो ठीक नहीं होता। लिहाजा अगर आप साइनॉप्टिक व्यू के साथ जाएं और आप कहें कि ये जो ख्याल है ये इन 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 ख्यालात के साथ जुड़ा हुआ है जो कि नामियाती कुल को पैदा करते हैं, तो फिर वो तो नामियाती कुल का जो तस्वुर है वो तो चैलेंज हो गया, क्योंकि वो सारी चीजें तो गलत साबित हो गई। लेकिन ये चीज जो सच्ची सच्ची बची रह गई है उसका जाहिर है कि नामियाती तौर पर जिन चीजों से आप ताल्लुक समझते थे वो ताल्लुक अब बरकरार नहीं रहा, वो ताल्लुक खत्म हो गया, वो ताल्लुक डिस्कार्ड हो गया। जैसे एरिस्टोटल ये समझता था कि चीजें ऊपर से नीचे इसलिए गिरती हैं कि चीजें अपने असल की तरफ जाती हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सही है। तो पत्थर जमीन की तरफ इसलिए गिरता है कि पत्थर जो है उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट चूंकि अर्थ का है, इसलिए वो हवा से भी गुजर जाता है, आग से भी गुजर जाता है, पानी से भी गुजर जाता है और अर्थ के ऊपर जाके ठहरता है। तो ये एरिस्टोटल का ख्याल था, लेकिन न्यूटन ने आके तो बता दिया कि ऐसा नहीं होता। बल्कि न्यूटन ने आपको बताया कि भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो ये जब मार्क्स ने बता वो सॉरी न्यूटन बता देगा तो जाहिर है कि आपके लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि आप एरिस्टोटल के उस तस्वुर के साथ जाएं। लेकिन क्या एरिस्टोटल की सारी बातें गलत है? जाहिर है कि सारी बातें गलत नहीं है, कुछ बातें ठीक भी होंगी एरिस्टोटल की। तो जो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच का जो बुनियादी मुकदमा है वो चैलेंज हो जाता है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आखिरी चीज ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप खुद किस
तारीखियत में खड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग जो हैं, जैसे पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े अजीम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हाँ, जो HSN में पढ़ते हैं और कराची ग्रामर में पढ़ते हैं और फिर टेढ़ा मुंह कर करके अंग्रेजी में बात करते हैं, और उनकी मार ज्यादा से ज्यादा ये है कि वो लम्स चले जाएं या फिर हार्वर्ड चले जाएं या कैम्ब्रिज चले जाएं, और यहाँ आकर हम लोगों को जूते मारेंगे, साले तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, ना तुम्हें लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, ना अकल है, ना नकल है। तो बुनियादी तौर पर उनकी जो टेम्पोरलिटी है वो उनके जो पोस्ट कॉलोनियल पास्ट है उससे तो उनको मफर नहीं करने देती ना। तो बुनियादी तौर पर वो उनका भी जो किबला है वो वही होता है कि भाई वो इस समझते हैं कि तहजीब की इब्तिदा रोम से ही हुई, और रोम से होती होती वो यहाँ पर अंग्रेजों के जरिए यहाँ तक पहुंची। अब यहाँ से अंग्रेजी पढ़कर HSN वगैरह से निकलकर अब हम दोबारा से अपने असल की तरफ लौट जाते हैं। तो जाहिर है कि उन्होंने तो कोई ऐसा खास तीर नहीं मारा होता। बुनियादी तौर पर वो इग्नोर कर देते हैं पर्शियन सिविलाइजेशन को, इग्नोर कर देते हैं इंडियन सिविलाइजेशन को, इग्नोर कर देते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन को, क्योंकि उनकी सारी हराम खोरी का जो माल होता है वो अमेरिका और यूरोप में बैठा होता है। लिहाजा सारी जिंदगी वो जिन फलसफों पर तवज्जो देते रहते हैं वो वही जो उनके आकाओं ने उनको दिया है, लेकिन उनको ये बिल्कुल इत्तेला नहीं होती कि चाइनीज फलसफा क्या था, या जो है जापानीज फलसफा क्या था, या कोरियन फलसफा क्या था, या जो है क्या कहते हैं इंडियन फलसफा कैसा था। तो ज्यादा से ज्यादा जो राजा रंजीत सिंह की तस्वीरें देख के, उसके घोड़े और उसकी पगड़ देख के और उसकी जबान देखकर वो थोड़ी बहुत बाबा गुरु नानक वगैरह के ऊपर डाल देते हैं थोड़ी बहुत नजर। बाकी जो है वो जिसको वो क्रोनोलॉजिकली पढ़ने की कोशिश करते हैं वो या तो एंग्लो अमेरिकन होती है या वो कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी होती है, जिसे वो अपने अपने जद्दे अमजद या अपने मास्टर्स के जद्दे अमजद के तौर पर पेश करते हैं और कहते हैं ये है फलसफा। तो ये जाहिर है कि ये आपकी अपनी टेम्पोरैलिटी कि आप खुद किस नस्ल के हो और आप खुद अपने आप को क्या समझते हो, और आप खुद किस सच्चाई की तलाश में हो और आप किस सच्चाई के साथ जिंदा रहना चाहते हो, ये भी आपकी इस क्रोनोलॉजिकल अप्रोच के अंदर कहीं छुप सा जाता है। लेकिन जब आप मुंह खोलते हो तो जो जिन लोगों ने फलसफा पढ़ा हुआ है उनको अंदाजा हो जाता है कि आपकी इस फिलोसॉफिकल रिलेटिविज्म के नतीजे में जो वैल्यू स्ट्रक्चर निकल रहा है वो कौन से फलसफों को, कौन से इंस्टीट्यूशंस को, कौन सी वैल्यूज को और कौन से जियोग्राफी को और कौन से सिस्टम्स ऑफ आइडियाज को अपने लोगों के लिए काबिल कबूल बना के पेश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्रोनोलॉजिकल अप्रोच जो है वो एक अप्रोच है, उसको लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो एथिकल जो रिलेटिविज्म पैदा होता है और जो एक खास किस्म का सबॉर्डिनेशन एटीट्यूड पैदा होता है टूवर्ड्स द फिलोसफी इन इटसेल्फ। क्योंकि फलसफे का जो बुनियादी वस्फ है वो ये है कि वन शुड बी क्रिटिकल अबाउट द फिलोसॉफिकल आइडिया इन इटसेल्फ rather than using philosophical spectacles to be critical about something which has not been derived from that philosophy और ट्रेडिशन पर और रिलीजन पर और कल्चर के ऊपर और हिस्टोरिसिटी के ऊपर अटैक करना, ये समझ कर के आपके पास जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो कहीं वही इलाही की तरह आप पर नाजिल हो रहा है, ये तो सही बात नहीं है। आप भी तारीख के अंदर ही मुक़य्यद हो। आप जो किताब उठा रहे हो वो किताब जो है वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, आपका चॉइस है। तो फिर आपने वो किताब क्यों उठा ली और दूसरी किताब क्यों नहीं उठाई? इसमें आपकी लैंग्वेज, प्रैक्टिकलिटी और आपकी टेम्पोरलिटी तीनों डायरेक्टली रिलेट करती हैं। इसी वजह से क्रोनोलॉजिकल अप्रोच जो है उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन बहरहाल फलसफा पढ़ने का ये तरीका है। फलसफा पढ़ने के पीछे जो इसके जो
टेम्पटेशन है वो मैंने आपको बताई कि शुरू से बात पता होनी चाहिए है, शुरू से अव्वल ता आखिर, अव्वल ता आखिर। तो ना आप अव्वल से और ना आखिर, तो वेयर फ्रॉम और वेयर टू के बीच से ही आप शुरू होते हैं। तो फलसफा भी आप वेयर फ्रॉम और वेयर टू के बीच से ही शुरू करते हैं। तो आप की मर्जी है, अगर इस तरह पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े, जो भाई भी पढ़ना चाहते हैं वो तैयार रहे फिर इन चैलेंजेस से निपटने के लिए। तो आज अभी हमारी ये बात खत्म हो गई, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। अब अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो वो पूछ सकते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये सवाल क्रोनोलॉजिकल अप्रोच पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्रोनोलॉजी से रिलेटेड है। वो आप जब रॉय बाशकर का जिक्र कर रहे थे, और ये आई रियली वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन, कि मैंने अपने पीएचडी में क्रिटिकल रियलिज्म एज ए मेटा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया था। तो उसमें मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो लकीली आई फाउंड आउट मेरे असेसमेंट में कि सैयद जफरुल हसन जो है वो एक्चुअल फाउंडर हैं क्रिटिकल रियलिज्म के। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा कोई कमेंट कर दें प्लीज, थैंक यू। यार मैं जो है क्रिटिकल रियलिज्म के बारे में नहीं जानता था। मैं एक फेलोशिप पे था तो वहाँ मेरी मुलाकात जो है, मैं बायोएथिक्स पे काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पर दौराने रिसर्च मुझे उन्होंने ऑफर की कि बायोकॉस्मोलॉजी के भी हमारे पास सेशन हो रहे हैं, तो अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। तो बायोकॉस्मोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि सारी दुनिया में जो मसाइल हैं वो एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी की वजह से हुए, कि दुनिया को इंसान की नज़र से देखा गया, और दुनिया को इंसान की नज़र से देखा गया तो दुनिया और हकीकत को इन्होंने इंसान की इंसान की जो स्पेक्टिकल्स हैं उनकी बुनियाद पर जब देखा तो उन्होंने हर चीज़ को इंस्ट्रूमेंटलाइज किया, और इंस्ट्रूमेंटलाइज करने के बाद उन्होंने दुनिया को बहुत बुरी तरह डैमेज किया है। ये बुनियादी तौर पर रशियंस हैं, कोरियंस हैं, जापानीज हैं और ऑस्ट्रियन थिंकर्स हैं। इनका एक ग्रुप है बायो कॉस्मोलॉजी का। तो इसी इसी दौरान मेरी फिर जो है मुलाकात हुई प्रोफेसर वेलनर से, और वेलनर को मैंने सुना भी और उनकी चीज़ें भी पढ़ी। और उस दौरान मुझे ये पता चला कि जो कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म है वो किस तरह है। क्यों, मैं बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल थियरिस्ट हूँ, फिलोसफी ऑफ माइंड में मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन बायोकॉस्मोलॉजी में 2 साल मैं इनके साथ, लोगों के साथ मुख्तलिफ इश्यूज में काम करता रहा। फिर मेरी पब्लिकेशन भी है इसके ऊपर। और ये जो मेरा पेपर एरिस्टोटल वाला पेपर है, एरिस्टोटेलियन रूट ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी, वो वेलनर ही के सामने पेश हुआ था कंस्ट्रक्टिव रियलिस्ट पैराडाइम में। और कंस्ट्रक्टिव रियलिस्ट जो लोग थे वहाँ पर, उनका ये ख्याल था कि ही प्रिज्यूम टू बी द फादर ऑफ, जाहिर है कि मैं नहीं जानता, आपने जिन प्रोफेसर का नाम लिया मैंने उनको नहीं पढ़ा और मुझे उनके बारे में नहीं पता। तो मुझे जो है यही पता चला कि ये फाउंडर है कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म का। और ये मुमकिन है कि जो आप जिन प्रोफेसर का नाम ले रहे हैं वही होंगे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म का फाउंडर। मुसलमानों के अंदर हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनके जिनको हमने नहीं पढ़ा और हमें नहीं पता उनकी थॉट का। क्योंकि हम लोगों का जो फलसफे के से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का एक दूसरे के बारे में ना जानना जो है वो अ, उसकी वजह ये है कि हम लोग अ, एक ऐसे प्रेशर के अंदर फलसफा पढ़ते हैं जिसमें हमें दोहरे मेयारात से गुजरना पड़ता है। मिसाल के तौर पे, मैं अगर ये मनवाना चाहता हूँ कि मुझे फलसफा आता है तो मुझे अपना जो पीएचडी थीसिस लिखना होगा, वो पीएचडी थीसिस पाकिस्तान से बाहर जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर। और फर्स्ट वर्ल्ड का जो थिंकर होगा वो जब तक कि मुझे सनद नहीं देगा, मुझे मुझे जो है पीएचडी थीसिस नहीं मिलेगा। फिर वो मुझे बदतरीन तनकीद का निशाना बनाएगा, मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाएगा, ये लिखेगा कि ये नेटिव की तरह नहीं लिखते वगैरह वगैरह। इन सारी जिल्लतों से गुजरने के बाद मुझे पीएचडी जब मिलेगी तो उसके बाद फिर आप माशाल्लाह थैंक्स टू हमारी एचईसी के, कि भाई आपने जो है आपकी रिसर्च जो है ना वो बाहर पब्लिश होनी चाहिए।
तो उसके लिए अगर फर्ज किया कि हम अपने लोगों के ऊपर काम करें, तो वो जब हम बाहर पब्लिकेशन के लिए जाएंगे तो वो उसको कंसिडर ही नहीं करते। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक एक स्ट्रक्चरली एक ऐसा निज़ाम बना हुआ है पाकिस्तान के इल्मी हलकों का, जिसके अंदर हमें बेबहरा बनाया जाता है अपने लोगों के फलसफियाना मसाइल और उनकी तहरीर पढ़ने से। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें रिसर्च पेपर्स लिखने हैं और बाहर तुम्हें पता है कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराने में ये तकरीबन 1 साल लग जाता है, यानी कि आप पेपर भेजते हैं, वो उसमें बहुत सारी क्रिटिसिज्म निकाल देता है, फिर आप उसको ठीक करते हैं, फिर वो रिव्यू के लिए भेजता है, फिर वो वापस आता है। तो यानी कि 15 पेपर लिखने में हम हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो इस वजह से मेरी यानी कि नालायकी है कि मैं आपके उस्ताद को नहीं पढ़ सका। तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और अगर तुम एज अ स्टूडेंट, अगर तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि अगर तुमने ये पढ़ दिया है और अगर वेलनर को लोग ये कह रहे हैं, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसकी जो क्रोनोलॉजिकल फाउंडेशंस की बुनियाद पर ये चैलेंज कर सको कि देखें ये आइडियाज़ जो इन्होंने लिए थे, वो आइडियाज़ जो हैं इनके ओरिजिनल आइडियाज़ थे और उन्होंने ये कोशिश की और ये पब्लिश भी किया, लेकिन दुनिया को ये पता नहीं चला। तो हो सकता है कि ये इस्टेब्लिश हो जाए। अस्सलाम जी वालेकुम। हम। जी। वालेकुम। सर, मुझे एक सवाल पूछना था, मतलब इसी हवाले से, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच के हवाले से। वो ये था कि जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं क्रोनोलॉजिकली या इशू बेस्ड, ज़रा मिक्स सा काम होता है। तो उस विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस फिलॉसफी की रीडिंग के साथ एक चीज़ जो होती है, एक एक एवोल्यूशन जो होता है हमारे अंदर, वो ये होता है कि आप जो है वो पहले स्केप्टिक होते हैं, एग्नोस्टिक होते हैं, उसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो एक एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कर जाता है। और उस एहसास में आप जो है वो एक तरह से, मुझे ये लगता है कि हम गिव अप कर जाते हैं कि जी, जो आपकी इंडोक्ट्रिनेटेड ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी होती है, जब जब आप पैदा होते हैं, आप मुसलमान या क्रिश्चियन या हिंदू, तो वो आप उसके सामने जो है वो उसको ही कबूल कर लेते हैं। और आप इस थॉट के साथ कि जी, मैं इतने अरसे से पढ़ रहा हूँ, इसके साथ इंगेज कर रहा हूँ, फलसफे के साथ या अपने सवालों के साथ, तो इस पे मुझे जो कॉन्क्रीट या वो जो आपने बात की टोटलिटी ऑफ द जो थॉट का जो बर्डन है, वो मैं उसको जो है वो उसको कंप्लीटली जो है वो नहीं कर पाता। तो इस ये जो एहसास है, जिसमें एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है कि हम जो है वो जिस इंडोक्ट्रिनेटेड ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी के साथ जो है वो हम रुजू करते हैं एंड पे गिव अप के एहसास के साथ, तो उस पर भी हम जो है वो कोई प्योरिटी के साथ उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इस एहसास को या इस चीज़ को कैसे सर हम डील कर सकते हैं? अच्छा, पहले पहले तो मैं ये बताऊं भाई, अमजद बात कर रहे थे, अमजद अमजद इस्लाम। जी सर, जी सर। हाँ अमजद, पहली पहले तो यार ये कि क्रोनोलॉजिकल अप्रोच बिल्कुल अलग अप्रोच है इशू बेस्ड अप्रोच से। इशू बेस्ड अप्रोच को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आज हमने सिर्फ क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में और इशू बेस्ड अप्रोच में सब्सटेंटिव डिफरेंस है। सब्सटेंटिव डिफरेंस है। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच कहता है कि जी अव्वल से मैं शुरू करूंगा, अलिफ से, अलिफ बे पे ते से शुरू करूंगा, ठीक है। इशू बेस्ड अप्रोच ऐसी नहीं है, ठीक है। इशू बेस्ड अप्रोच इज अ डिफरेंट बॉल गेम। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये याद रखो कि जो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने क्रोनोलॉजिकली चीजें पढ़ी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे तुमने बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स देखे होंगे जो जिनकी बुनियादी ट्रेनिंग जो है वो फलसफे की नहीं है, ठीक है। फर्ज किया वो राइटर्स हैं, या फर्ज किया वो हिस्टोरियंस हैं, या फर्ज किया वो फिजिस्ट हैं। लेकिन जाहिर है कि चूंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो फलसफा जो है वो क्वीन है फलसफे इल्म की,
तो वो फलसफे की भी चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसके नतीजे में उनका रवैया जो होता है वो ये होता है कि मैं इसको क्रोनोलॉजिकली, लेट सपोज वो क्रोनोलॉजिकली पढ़ रहे हैं, तो अगर वो क्रोनोलॉजिकली पढ़ रहे हैं तो वो इस इंटेलेक्चुअल रिलेटिविज्म को के साथ मुखलिस नहीं होते। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट यू नो ऑनेस्ट विद दिस इंटेलेक्चुअल रिलेटिविज्म। बुनियादी तौर पर आप देखें कि वो जो बहुत सारे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स आजकल टीवी पे बैठ जाते हैं, उनके नीचे लिखा होता है सीनियर तज्जिया निगार। सीनियर तज्जिया निगार जो होते हैं ये बैठे हुए होते हैं। तो ये आदमी जो होते हैं एक छोटी सी यंग सी लड़की को लेके बैठे हुए होते हैं। वो यंग सी लड़की जो होती है वो क्वेश्चन कर रही होती है उनसे, और वो जो है अपने इल्म के मोती बिखेर रहे होते हैं। और वो जो यंग सी बच्ची होती है उसको देखने से बिल्कुल वाजे पता चल रहा होता है कि बिल्कुल उसको इत्तला नहीं है कि हजरत क्या बकवासबाजी कर रहे हैं। लेकिन हजरत जो है वो जमीन और आसमान की खलाबे मिला रहे होते हैं, और उसके अंदर वो जो है फलसफा और नफ्सियात और तारीख और मजहब और इखलाकियात और हर 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 चीज पे जंप मार रहे होते हैं। और ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि हजरत का जो तज्जिया है वो मजहबी तज्जिया है, समाजी तज्जिया है, फलसफियाना तज्जिया है, तारीखी तज्जिया है। तो तज्जिए का की जो रेप हमारे यहाँ आजकल किया जा रहा है, जो इंटेलेक्चुअल रेपिस्ट हैं ये बैठे हुए रेप कर रहे हैं उस तसव्वुर का। तो देखो जब फलसफियाना तज्जिया किया जाता है ना, तो उसमें आप अपनी पोजीशनिंग करते हैं और उस पोजीशनिंग के अंदर रहकर तज्जिया करते हैं। ये थोड़ी करते हैं कि आप इधर छलांग मारी उधर छलांग मारी, इधर छलांग मारी उधर छलांग मारी, और आप पूछें कि भाई हजरत ये आप कर क्या रहे हो यार, तो कह रहे हैं मैं तज्जिया कर रहा हूँ। ये तज्जिया नहीं हो रहा, ये तज्जिया नहीं हो रहा। हम ये बता रहे हैं कि जो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच है, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में जो लोग होंगे अगर वो क्रोनोलॉजिकली ही चल रहे हैं तो वो फलसफे का एक थ्रेड पकड़ेंगे जो थेल्स से चलना शुरू होगा और हाबर मास तक आएगा। फर्ज करें कि वो कामयाब हो जाता है वो सबको पढ़ने के लिए। क्या वो आप लोगों ने वो देखा है द फास्टेस्ट रीडर इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट रीडर इन द वर्ल्ड जी सर। है? हाँ जी, वो एक मीम सी जो बनी हुई थी सर। है? एक एक हाँ वीडियो वो क्लिप जो, सा मुख्तसर था, मीम टाइप। जी वो है ना अपना इससे अपना जो भी अपना यहाँ जो एडमिन है ना उससे रिक्वेस्ट है कि वो चला देना कभी किसी प्रोग्राम में। तो या तो आप उस तरह के फास्टेस्ट रीडर हो, अगर आप लोग अभी बोले तो मैं अभी आप लोग को दिखा दूं। तो उस लेवल का रीडर होना चाहिए तो पूरा फलसफा वो पढ़ लेगा। लेकिन ये याद रखो कि ये लोग अमजद, जो तुमसे मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि ये लोग जो कहते हैं ना कि मैं यकीन के साथ कुछ नहीं, तो ये याद रखो कि ये लोग जो कमाई खाते हैं वो यकीन की नहीं खाते, वो बेयकीनी की कमाई खाते हैं। बेयकीनी की कमाई जो होती है उसके अंदर बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए ये अपना अपना जो ठिया है ये चलाए जा रहे हैं। अगर वो यकीन के साथ कुछ कहेंगे ना तो यकीन जो होता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है भाई। आप यकीन की कीमत चुकानी पड़ती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो तज्जिया निगार हैं यानी कि इतने बेशरम हैं ये, यानी कि इतने बेशरम है कि यूं समझ लो कि 5 साल से ये जो अपने तज्जिए कर रहे थे वो तज्जिया बिल्कुल पूरा नहीं उतरा उनकी बकवासबाजी पे, उसके बावजूद ये बेगैरत रोज आके बैठ जाते हैं और ये मुस्तकिल किए जा रहे हैं। और ये रवैया जो है इस बुनियाद पर
अगर वो थोड़ी बहुत फलसफे की टर्मिनोलॉजीज भी निकाल लें तो फिर तो हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग आए चोखा। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल मेथडोलॉजी है वो आपको एक क्लब कल्चर के इंटेलेक्चुअल सर्वाइवल के लिए बहुत काफी होती है, बहुत काफी है। लेकिन जब आप कहते हो जी नो, यानी कि मिसाल के तौर पे इनमें से कौन सा ऐसा आदमी है जिसने जमहूरियत को चैलेंज किया हो अपने इस इंटेलेक्चुअल रिलेटिविज्म की बुनियाद पर? है कोई? किसी ने ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सैलिटी को चैलेंज किया हो? है कोई ऐसा? इन्होंने अपने हिस्टोरिकल माइक्रोलॉजिकल हिस्टोरिसिटी की बुनियाद पे जो जो सरमायादाराना इदारे हैं, सरमायादारी की जो पॉलिटिकल शक्ल है, सरमायादारी की जो इदारती सबबंदी है, सरमायादाराना ब्यूरोक्रेसी है, उसको कभी इन्होंने चैलेंज किया? सरमायादाराना निजाम अदल जो कायम किया हुआ है, जो रूल ऑफ द लॉ ऑफ द कैपिटल की बुनियाद पे चलता है, उसको इन्होंने कभी चैलेंज किया है? वहां कहाँ चली जाती है इनकी रिलेटिविटी? इनकी सारी रिलेटिविटी जो आती है, सारी रिलेटिविटी जो जिसके ऊपर चोट मारती है वो रिवायत पसंदों के ऊपर मारती है और मजहबी लोगों के पगड़ी उछालने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इनकी जुर्रत नहीं है कि ये जो है इन इंस्टीट्यूशन और इन स्ट्रक्चर्स की जीनियोलॉजिकल रूट्स को जाके देखें और उसको इवेल्युएट करें और क्रिटिकली एनालाइज करें। ये तो बड़े बबांगे दोहल बता रहे होते हैं कि पूरी मुसलमानों की तारीख जो है वो जुल्म और बर्बद किया और बादशाहों ने ये किया और वो किया और उसको मारा और उसको मारा। और तो उन्होंने जमहूरियत की तारीख बताई है कभी? जमहूरियत की जो बर्बरियत है और बहीमियत है और जेनोसाइड है और जो पूरी हिस्ट्री है वो बताई है कभी इन्होंने? वहां पर इनकी रिलेटिविटी कहाँ चली जाती है? तो बताने का मतलब ये हदा करते हैं वहां पर इनको कोई इंटेलेक्चुअल रिलेटिविज्म, यानी कि ये मैन ऑफ डाउट जो होता है ना भाई, इफ अ मैन ऑफ डाउट ही विल ऑलवेज बी रिमेन डाउटफुल इन ऑल डायमेंशंस ऑफ हिज रियलिटी, ऑल डायमेंशन। अगर वो जेन्युइनली एग्नोस्टिक है तो वो अगर डाउटफुल होगा ना यूनिवर्सैलिटी ऑफ द रिलीजन का, यूनिवर्सैलिटी ऑफ द ट्रेडिशन का, तो वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ लिबरलिज्म का भी डाउट करेगा, वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ कैपिटलिज्म का भी करेगा, वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ मार्केट मैकेनिज्म का भी करेगा, वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी करेगा, वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ फेमिनिज्म भी करेगा, ये सब करेगा ना वो। लेकिन वो ये नहीं कर रहे ना, वो बदकिरदारी की बुनियाद के ऊपर मरे हुए को मार रहे हो, मजहबी लोगों का को मार रहे हो। अरे भाई वो तो बेचारे है ही नहीं किसी, ना 3 में ना 13 में, उनको तो जो लोग इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं वो भी वोट नहीं डलते, वो भी इलेक्शन में हार जाते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि ये याद रखो अमजद कि मेरे हत्ते तो अगर कभी कोई इस तरह का इंटेलेक्चुअल रिलेटिविस्ट हत्ते चढ़ जाता है, कभी कॉन्फ्रेंस में चढ़ी जाता है, तो फिर हम वी विल गो बाय टूथ एंड नेल। लेकिन अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं उन बदकिरदारों की बात तो हमने की नहीं, हमने कोई कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट थोड़ी है, हम तो जेन्युइन लोगों की बात कर रहे हैं, जो जेन्युइन इंसान है, अच्छा इंसान है। वो अच्छा इंसान जो है वो अपने तारीख के मुहकमात से बाहर नहीं होता, वो अपने इंटेलेक्चुअल रिलेटिविज्म के लिए एक छोटा सा दायरा रखता है जिसके अंदर ये खुशगप्पियां वो करता रहता है। लेकिन जब वो गाड़ी खरीदने जाता है, जब वो घर किराए पे लेने जाता है, जब वो अपने लिए कपड़े खरीदने जाता है, जब अपने लिए वो मोबाइल का फोन खरीदने जाता है, तो वहां पर उसका इंटेलेक्चुअल रिलेटिविज्म भाप की तरह उड़ जाता है और वहां पर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मार्केट बिल्कुल रूथलेसली प्रैग्मेटिक जो है वो होकर वो जिंदगी गुजार रहा होता है। तो ये याद रखो कि आप किसी भी सिस्टम ऑफ आइडियाज को कबूल करने के लिए ही आपको आइडियाज की जरूरत नहीं होती, किसी सिस्टम ऑफ आइडियाज को रेजिस्ट करने के लिए भी आपको एक सिस्टम ऑफ आइडियाज, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच ना चाहते हुए भी उसके माइंड में एक ऐसा क्लस्टर ऑफ आइडियाज बनाता है जो उसको इस धोखे में रखता है कि वो एक जेन्युइनली थिंकर
जेन्युइन थिंकर है और एक थिंकिंग प्रोसेस के बाद फिल्टर करके चीजों को कबूल और रद्द कर रहा है। लेकिन जो तितिम्मा निकलता है उसकी जिंदगी का, वो वही निकलता है जो एक सरमायादाराना नज़्म जिंदगी के अंदर आपकी तरजीहात होती हैं। सही है। तो अमजद, मेरा मशवरा यही है कि अगर कोई इंसान तुम्हें क्रोनोलॉजिकल अप्रोच के साथ मिले, और या खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे वो तुम ही हो, खुदा न, मुझे इंशाल्लाह नहीं हो गया, तुम्हारे नाम के साथ अमजद भी लगा हुआ है, इस्लाम भी लगा हुआ है। अमजद इस्लाम अमजद तो नहीं हो तुम कहीं? है? जी सर, इसी तरह का ही नाम है। नहीं हो तो नहीं ना अमजद नहीं इस्लाम नहीं। अमजद? नहीं अच्छा, नहीं। ठीक है। तो अगर तुम मिल भी जाए तो दस्त बदस्ता उसकी खिदमत में ये पेश करो कि देखो, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में पहली बात तो ये कि तुम्हारी असम्पशन 4 बुनियादों पर गलत है। नंबर 1 कि तुमने चीज़ों को ओरिजिनली पढ़ा है। जाहिर है कि तुमने एरिस्टोटल का ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ा, तुमने एरिस्टोटल का ट्रांसलेशन पढ़ा है। तो अगर तुम में ज़रा सी भी शराफत है, जाके तुम ग्रीक लैटिन लैंग्वेजेस पढ़ो। और अगर तुम बाइबल को कहते हो जी मैंने बाइबल को पढ़ा, तो जाके हिब्रियो पढ़ो। उसके बाद फिर तुम जो है बाइबल पढ़ो, फिर तुम आ जाना। फिर कोई आदमी कहे कि जी मैंने कुरान शरीफ पढ़ी है, जो तो आप जाके अरबी सीखो, फिर आप कुरान शरीफ के बारे में बात करो। तो जो भी किताब वो पढ़ रहा है उसकी ज़बान उसको आनी चाहिए। अगर उसको वो जबान नहीं आती तो क्रोनोलॉजिकली वो उसने चीज को नहीं देखा हुआ, सब्सटेंटिवली उसूलन जो है वो ये कंडीशन है लैंग्वेज। दूसरी चीज ये कि उस जमाने के उस्लूब भी पता होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम एरिस्टोटल का फलसफा पढ़ रहे हो तो उस जमाने की जो तारीख है, उस जमाने की जो तारीखियत है, जो आर्कियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो पहला ऑन्टोलॉजिकल अप्रोच है, जो हिस्टोरिसिटी है एरिस्टोटल की, वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें कल्चरल हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। वो तुम्हें जो है एरिस्टोटेलियन जो जो पर्टिकुलैरिटी थी उसकी जियोग्राफी भी पता होनी चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। तब कहीं जाके आप उसके जो है वो उस्लूब को और उसके मुखातिब को समझोगे, और फिर आप अपने ज़माने की जो टेम्पोरलिटी है उसको भी आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो जो बड़ा आदमी होता है, तो हमारे माशरे में, हमारे मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग अल्लाह ने पैदा किए, इतने शानदार लोग अल्लाह ताला ने पैदा किए, जिन्होंने जब कोई बात की वो हमारी तरह के छुटेरे नहीं थे। वो ओरिजिनली जाकर उन्होंने एरिस्टोटल को पढ़ा है, ओरिजिनली उन्होंने बाइबल को पढ़ा है, ओरिजिनल जाकर उन्होंने प्लेटोनस को पढ़ा है, फिर कहीं जाके उन्होंने किताब लिखी है और उड़ा के रख दी है। तो बताने का मतलब ये है कि वो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच की जो शराइत हैं वो अगर हम लोगों को बताते रहें तो हो सकता है कि वो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच को एक इंसाइक्लोपीडियाटिक काम समझकर छोड़ दें। और इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने से आप जिंदगी के बारे में कभी ऑथेंटिक राय नहीं बना सकते, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया जो है वो बुनियादी तौर पर सतही सतह का इल्म होता है, वो इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकता। तो जाहिर है कि बहुत सारे लोगों के नाम जानने से बेहतर है कि आप उस बुनियाद पर अप्रोच करो कि आप वो क्यों पढ़ना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो। तो आप कहो जी मैं तो लव ऑफ विजडम का शिकार हूँ, तो वो उसको जब हम ये डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी देखेंगे तो फिर हम उसको उसको इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, मेरा ख्याल आप यहाँ कंक्लूड कर लें अगर आप चाहें तो। जी ठीक है, बिल्कुल। तो अभी हमने आज जो है वो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच कर ली है, और इसके मसाइल भी आपको दिखा दिए हैं, और ये भी आपको बताया है कि ये एक आम रवैया है फलसफा पढ़ने का जिसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है, फिर इसको यहीं पे रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इशू बेस्ड अप्रोच पढ़ेंगे।